प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प के बारे में बातचीत करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में खास तौर पर जब आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ होता है तो उसका जो सबसे पहला युग जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक आधुनिक एक कहना चाहिए कि उसे एक आधुनिक रूप प्रदान किया। उन्होंने बहुत सारी नई विधाओं की शुरुआत की, खड़ी बोली गद्य में लेखन की शुरुआत की और उनके द्वारा जो पत्रिकाएं आरंभ हुई उन पत्रिकाओं ने भी हिंदी साहित्य के विस्तार और विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस के रहने वाले थे। एक बहुत ही संपन्न और इतिहास प्रसिद्ध परिवार से उनका संबंध था। 1850 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और केवल 35 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन इन 35 वर्षों में ही उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए थे। खास तौर पर हिंदी साहित्य में उनका जो युगांतरकारी योगदान है उसे कभी भूला नहीं जा सकता। भारतेंदु ने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वो ज़्यादातर अपने घर पर रहते हुए। उनके पिता भी एक कवि थे और वे भी कवि थे, लेकिन उन्होंने गद्य में निबंधों की रचना की, उन्होंने कई व्यंग्य रचनाएं की और भी बहुत सारे नाटक लिखे जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी निकाली। 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। हिंदी में यह पहली महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका है। केवल 18 वर्ष की छोटी उम्र में उन्होंने ये पत्रिका निकाली थी। उसके बाद 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका निकाली, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से जानी गई। और इसी तरह से 1884 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकाली, बाला बोधिनी। यह महिलाओं से संबंधित एक तरह से कहना चाहिए हिंदी में पहली पत्रिका कही जा सकती है। भारतेंदु का नेतृत्वकारी प्रभाव था। उनके इर्द गिर्द लेखकों का पूरा एक समूह जुड़ गया था और जिन्हें भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। उनमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि बहुत सारे लेखक जिनके कारण हम भारतेंदु युग के महत्व को समझ सकते हैं, वे इसी भारतेंदु मंडल से जुड़े हुए लेखक थे। भारतेंदु ने, जैसा मैंने आपको बताया, कविताएं लिखी, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने निबंध लिखे और उन्होंने और भी कई तरह के लेखन किए थे जिनका उल्लेख अगर ज़रूरत हुई तो हम आगे करेंगे। उनके जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं उनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विजय वल्लरी, विजय पताका, नए जमाने की मुखरी, उर्दू का स्यापा आदि ये उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इसी तरह से उन्होंने कई सारे नाटक लिखे थे जिनमें सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, पाखंड विडंबना, अंधेर नगरी, वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती आदि बहुत सारे उन्होंने नाटक भी लिखे। भारतेंदु एक लेखक के तौर पर तो जाने जाते ही हैं, उसके अलावा वे एक ऐसे नेता के तौर पर भी, साहित्य के एक ऐसे नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं जिन्होंने साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया और बहुत सारे युवा लेखकों को प्रेरित किया कि वो हिंदी में लेखन करें। इस बात को यहाँ पर खास तौर पर मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि भारतेंदु ने गद्य का लेखन जो किया वो खड़ी बोली में किया था। उन्होंने जो पत्रिकाएं निकाली वो भी खड़ी बोली गद्य में ही लिखने के लिए उन्होंने और लेखकों को भी प्रेरित किया।
लेकिन उस समय तक जो कविता लिखी जा रही थी वो ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। ब्रज भाषा में कविता लिखने के जो परंपरा थी वो 300-400 साल पुरानी थी और उसी में मुख्य रूप से कविताएं लिखी जा रही थी। भारतेंदु के समय में भी ब्रज भाषा में ही कविता लिखी जा रही थी। खास बात ध्यान देने की यह है कि भारतेंदु और उनके बहुत सारे समकालीन ये मानते थे कि खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती, कविता जो है ब्रज भाषा में ही लिखी जा सकती है। लेकिन गद्य के लिए वो खड़ी बोली का इस्तेमाल कर रहे थे। एक और बात ध्यान देने की है कि उस समय खड़ी बोली की ही एक और रूप या उसे एक शैली भी कह सकते हैं, एक अलग भाषा के तौर पर, जिसे अब हम जानते हैं उर्दू में कविताएं लिखी जा रही थी उस जमाने में। और उस समय बहुत सारे महत्वपूर्ण और प्रख्यात कवि शायर उर्दू में हो चुके थे। इसलिए खड़ी बोली में कविता हिंदी में भी लिखी जा सकती है या नहीं, यह उस समय एक तरह से विवाद का विषय बन गया था। भारतेंदु ने जो कविताएं लिखी मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही लिखी, खड़ी बोली में बहुत कम कविताएं उन्होंने लिखी है। जो कविताएं लिखी वो मुख्य रूप से 4 तरह की कविताएं हैं। एक भक्तिपरक कविताएं हैं, एक श्रृंगारपरक कविताएं हैं, एक राजभक्ति से संबंधित कविताएं हैं और एक देशभक्ति से संबंधित कविताएं हैं। तो ये जो 4 तरह की कविताएं हैं इनका थोड़ा सा परिचय हम हासिल करेंगे। भक्तिपरक कविताएं जो है वो एक तरह से भक्तिपरक और श्रृंगारपरक कविताएं वो रीतिकाल की परंपरा का ही एक तरह से विस्तार कहा जा सकता है। भारतेंदु ने जो परंपरा पहले से चली आ रही थी भक्तिपरक काव्य लिखने की, श्रृंगारपरक काव्य लिखने की, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने भक्तिपरक काव्य लिखा। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि भक्ति काव्य हमारे यहाँ पर सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य 2 तरह की धाराओं में बंटा हुआ है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कविताएं लिखी वो सगुण भक्ति परक है और राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित कविताएं उन्होंने मुख्य रूप से लिखी। ईश्वर का गुणगान उसमें मिलेगा, उसमें ईश्वर के रूप सौंदर्य का वर्णन मिलेगा और राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण मिलेगा। लेकिन उसका एक पक्ष यह भी है कि उन्होंने कुछ दार्शनिक कविताएं भी लिखी। दार्शनिक कविताओं का तात्पर्य यहाँ पर है कि वे खुद जो मान्यता उनकी थी उन मान्यता के अनुसार उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया था और बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी जिसमें उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या ईश्वर केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ माया है, इस तरह के विचारों का उन्होंने खंडन भी किया था। उनकी इस तरह की एक कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे उनकी एक कविता है की पंक्तियां हैं, अहम ब्रह्म सब मूर्ख भाके, ज्ञान गरूर बढ़ाए, तनिक चोट के लगत उठत हैं, रोई रोई करी हाय, जो तुम ब्रह्म चोट कही लागी, रोई तजो क्यों प्राण, हरिचंद हाँसी नहीं है, करनो ज्ञान विधान। आप देखेंगे कि इस पंक्ति में एक तरह से उन्होंने अद्वैतवाद की जो मान्यता है उसका खंडन किया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म के प्रति उनका संकीर्णतापूर्ण विचार था। उन्होंने जैन धर्म पर भी कविता लिखी, उन्होंने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव पर कविता लिखी, यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम पर भी कविताएं लिखी थी। तो उनका ये मानना था, जैसा कि वो एक जगह कहते भी हैं कि खंडन जग में काको कीजिए, कि किस धर्म का खंडन करें हम, सब मत अपने ही तो हैं। ये सभी मत जो धार्मिक मत हैं वो अपने ही हैं और इसलिए वो सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। खास बात यह है कि धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति आप जानते हैं भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम का नाम है, तो उन्होंने कविता के माध्यम से यह भी कहा है कि ईश्वर जो है वो मंदिर में नहीं है, ना ही मंदिर में, ना ही पूजा में, ना ही घंटा के गोहर में, हरिचंद व बंधियो डोलत एक प्रीति की डोर में, यानी कि प्रेम की भावना से ईश्वर बंधा रहता है, उससे अलग
ईश्वर को जानने पहचानने का कोई और तरीका नहीं है। प्रेम ही है जिसके द्वारा हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। भक्ति के अलावा उन्होंने श्रृंगारपरक कविताएं भी लिखी है, और श्रृंगारपरक कविताओं में जो है उन्होंने बहुत सारी जो उनके कविता संग्रह हैं, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, देवी छद्म लीला, ये सब जो संग्रह हैं ये रीतिपरक श्रृंगार काव्य के उदाहरण हैं। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि वो बहुत रूढ़िबद्ध नहीं है, रीतिबद्ध नहीं है, बल्कि घनानंद की तरह उनमें एक तरह की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कारण उनकी कविता में प्रेम की बहुत सहज और सरस अभिव्यक्ति हमें मिलती है। लेकिन भारतेंदु की पहचान जो है वो भक्तिपरक कविताओं और श्रृंगारपरक कविताओं के कारण नहीं है। हालांकि उनका भी अपना महत्व है। उनकी कविताओं का महत्व जो है वो उन कविताओं के कारण है जो उन्होंने अपने समय के को ध्यान में रख कर लिखी है। आप जानते हैं कि जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र रचनारत थे, साहित्य लिख रहे थे, उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था। भारत एक तरह से गुलाम देश था। उनके जन्म लेने के 7 साल बाद में 1857 का गदर हुआ था, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। उस समय उन्होंने बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी जिसमें अंग्रेजों के प्रति या अंग्रेजी राज्य के प्रति उनकी भक्ति दिखाई देती है, जिसे राजभक्ति के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे सिर्फ 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने महारानी विक्टोरिया के पति एल्बर्ट की मृत्यु पर एक कविता लिखी थी। इसी तरह से ड्यूक ऑफ एडिनबरा के भारत आगमन पर कविता लिखी थी। इसी तरह से प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार पड़ने पर कविता लिखी थी। तो इस तरह से उन्होंने कई कविताएं, लॉर्ड रिपन पर उन्होंने जो कविताएं लिखी, रिपनाष्टक के नाम से जानी जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी। लेकिन जो फर्क है, जिस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, वो यह है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी भक्ति को तो प्रकट किया, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों की जो दुख दर्द थे, जो पीड़ाएं थी, जो अंग्रेजी राज में उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ रही थी, उसका भी उन्होंने वर्णन किया था। जैसे कि उनकी एक कविता की पंक्तियां देखिए, भरे नेत्र अंसुअन जलधारा, लें उसास यह वचन उचारा, क्यों आवत इत नरपति कुमारा, भारत में छायो अंधियारा। यानी कि एक तरफ राजभक्ति दिखाई देती है, लेकिन उसका जो अंतर्विरोध हमें दिखाई देता है वो इस रूप में कि वो हिंदुस्तानियों को जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जो अंधियारे की बात वो करते हैं, वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अफ़गान युद्ध पर उन्होंने कविता लिखी, और उस अफ़गान युद्ध पर कविता लिखते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों की विजय का गुणगान किया, उन्होंने विजय पर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध से हमें क्या फ़ायदा है, हमें इससे क्या मिलने वाला है। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय भावना उनके अंदर उनकी कविताओं के माध्यम से बराबर व्यक्त हुई है। जैसे एक उनकी मुखरी है, बहुत ही प्रसिद्ध, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों पर एकदम सीधा व्यंग्य उस जमाने में किसी अन्य कवि ने के काव्य में हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जरूर राजभक्ति उन्होंने ज़रूर व्यक्त की, लेकिन उस राजभक्ति में एक तरह की राष्ट्रभक्ति भी नहीं थी, अपनी देश की चिंता थी, और अपने देश की चिंता ने उन्हें लगातार ऐसी बातें कहने के लिए विवश किया, या ऐसी बातें कहने के लिए प्रेरित किया जो हिंदुस्तान के नागरिकों, यहाँ के रहवासियों को जो तकलीफ़ें अंग्रेजी राज के ज़माने में उठानी पड़ती थी, उसे वो व्यक्त कर सकें। अब हम इस बात पर चर्चा करें कि भारतेंदु ने जो काव्य लिखा, उस काव्य भाषा के बारे में हम क्या देखते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि भारतेंदु जो है वो
ब्रज भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी थी। ब्रज भाषा में इसलिए कि उस समय परंपरा ब्रज भाषा में कविता लिखने की ही थी। उन्होंने भक्तिपरक कविताएं, श्रृंगारपरक कविताएं, दोनों का लेखन जो है मुख्य रूप से ब्रज भाषा में किया, क्योंकि वो मानते थे कि कविता ब्रज भाषा में ही की जा सकती है। जबकि बहुतों का ये मानना था कि गद्य की भाषा और पद्य की भाषा, यानी कि काव्य की भाषा और गद्य की भाषा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जिस भाषा में हम गद्य लिखते हैं उसी भाषा में कविता भी लिखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसे जब प्रयास किए, जब खड़ी बोली में कविता लिखने की कोशिश की, तो उनके अनुसार बात कुछ बनी नहीं। जैसे उन्होंने एक भक्तिपरक कविता लिखने की कोशिश की, उसकी 2 पंक्तियां वो उद्धृत करता हूं मैं आपके सामने उनकी। भजन करो श्री कृष्ण का मिलकर के सब लोग, सिद्ध होगा काम और छूटेगा सब सोग। अब आप देखेंगे कि जो कविता वो लिख रहे थे ब्रज भाषा में, और उसमें जो मार्मिकता थी, जो कलात्मकता थी, वो इस कविता में नहीं है। खुद भारतेंदु के शब्दों में यह एक तरह से भोंडी कविता का उदाहरण, एक कहना चाहिए कि बहुत ही सामान्य कोटि की कविता का उदाहरण है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतेंदु ब्रज भाषा में ही कविता लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उनकी ब्रज भाषा वही है जो रीतिकाल के कवियों की ब्रज भाषा है। नहीं, उन्होंने ब्रज भाषा में भी कई तरह के प्रयोग किए, उसमें कई नए परिवर्तन किए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनकी ब्रज भाषा में वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं था जो रीतिकालीन कविता में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो अपभ्रंश, प्राकृत के शब्द ब्रज भाषा में चले आ रहे थे, उसकी जगह उन्होंने बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने ब्रज में जरूर लिखा, लेकिन ब्रज में लिखते हुए इस बात को ध्यान रखा कि ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करें जो सबकी समझ में आए। दूसरी चीज़ यह ध्यान देने की है कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ग्राम गीतों और लोक गीतों को अपनाया जाए। खुद भी उन्होंने कोशिश की इसकी। उनके जो नाटक है, उस नाटक में आप देखेंगे कि तरह तरह के प्रयोग हमें मिलते हैं। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक लंबी कविता लिखी थी उर्दू का स्यापा नाम से। वो उर्दू के विरोध में लिखी हुई कविता थी, लेकिन वो खुद भी उर्दू जानते थे और उन्होंने उर्दू में कविताएं भी लिखी। रस्सा नाम से उन्होंने उर्दू में बहुत कुछ लिखा है और उर्दू पर उनका बहुत अच्छा, कहना चाहिए कि उर्दू कविता भी उनकी काफ़ी प्रभावशाली है। हालांकि उर्दू में कविता उन्होंने बहुत कम लिखी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतेंदु के यहाँ पर काव्य भाषा को लेकर हमें कई रूप मिलते हैं। ब्रज भाषा है, भक्तिपरक कविता है, श्रृंगारपरक कविता है, लेकिन वह उसमें जो भाषा है वो रीतिकालीन नहीं है, बल्कि भारतेंदु के अपने समय की है। सरल, सहज और ऐसे शब्दों से उन्होंने गुरेज किया है, ऐसे शब्दों को अपनाने से वो बचे हैं जो कठिन हो। उन्होंने सहज सरल भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा में किया है। दूसरा, उनका उद्देश्य यह था कि कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने लोकगीतों, ग्राम गीतों का प्रयोग करने पर बल दिया। और तीसरी बात यह है कि चूंकि उन्हें उर्दू का भी ज्ञान था और उर्दू में उन्होंने कविताएं भी लिखी, इसलिए उन्होंने ऐसी कविताएं बराबर लिखी जिसमें उर्दू के प्रयोग के कारण उसमें बहुत सहजता या सरलता दिखाई देती है। जैसे नाटकों में उन्होंने उर्दू शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए अंधेर नगरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, व्यंग्य गीत, उसकी भाषा देखिए। ये खड़ी बोली में है। खास बात यह है कि खड़ी बोली में है, और जो खुद भारतेंदु का यह कहना था कि खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती, उसकी काट हमें इस कविता में मिलती है। जैसे उनकी कविता की पंक्तियां देखिए, 4 पंक्तियां। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते,
सब कानून हजम कर जाते। आप देखेंगे कि बिल्कुल सरल खड़ी बोली में कविता है, उर्दू शैली में है, लेकिन आप इसे हिंदी की कविता ही कहेंगे। और इस रूप में आप देखेंगे कि वो हिंदी में एक प्रभावशाली कविता लिखने, खड़ी बोली में प्रभावशाली कविता लिखने की उनके अंदर लियाकत थी, वो लिख सकते थे। जो फर्क है उसे समझने की ज़रूरत है कि जब वो ब्रज भाषा में भक्तिपरक और श्रृंगारपरक कविता लिखते थे, तब उन्हें खड़ी बोली में इस तरह की कविता लिखना जो है वो बहुत पसंद नहीं आया, उसमें उन्हें कोई बात बनती नज़र नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने खड़ी बोली में भक्तिपरक और श्रृंगारपरक कविताओं की बजाय आधुनिक अपने समय के दौर के बारे में जब उन्होंने कविता लिखने की कोशिश की, तो वे कविताएं ज़्यादा प्रभावशाली हुई। यानी कि उन्हें भक्तिपरक और श्रृंगारपरक कविताओं की जगह खड़ी बोली में जब उन्होंने अपने समसामयिक काल को उन्होंने प्रस्तुत किया, तो निश्चित रूप से वो खड़ी बोली में ज़्यादा बेहतर कविताएं लिख सके। और ये चूरन सभी महाजन खाते, ये इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो भारतेंदु ने काव्य भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा को ही अपनाया, ब्रज भाषा में ही मुख्य रूप से कविताएं लिखी, लेकिन खड़ी बोली पर उनका बहुत अच्छा कहना चाहिए कि बहुत अच्छे ढंग से वो खड़ी बोली का प्रयोग कर सकते थे। गद्य में भी बहुत छोटी उम्र में उनका देहावसान हो गया, इसलिए उन्हें यह अवसर नहीं मिला कि जिस तरह की खड़ी बोली के कुछ नमूने हमें उनके यहाँ देखने को मिलते हैं, उस तरह की कविता और लिख सकने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान रखें। काव्य भाषा के संदर्भ में एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि उन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में कविता लिखी। उन्होंने ब्रज भाषा में जब कविताएं लिखी तो उसके लिए जो उन्होंने भाषा का स्वरूप रखा, वो बहुत ही सरल और सहज भाषा का स्वरूप रखा, और ऐसा जो कि सबके समझ में आ जाए और सरलता से संप्रेषित हो। लेकिन उन्होंने खड़ी बोली में भी कुछ प्रयोग किए, और खड़ी बोली में जो प्रयोग किए वो भी काफ़ी प्रभावशाली थे, जिसके हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब हम आते हैं उनके छंदों पर कि भारतेंदु ने किस तरह के छंदों में लिखा। चूँकि उन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं मुख्य रूप से लिखी, तो उसके अनुसार ही उसके विषय जो थे भक्तिपरक और श्रृंगारपरक, उस भक्तिपरक और श्रृंगारपरक काव्य के अनुसार ही उन्होंने कवित्व और सवेय छंदों का प्रयोग किया। और दूसरी चीज़ जो भक्ति काल से और रीतिकाल से बड़ा फर्क उनके यहाँ दिखाई देता है कि जहाँ भक्ति काल में बहुत सारे कवियों ने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने प्रबंध काव्य लिखा, या सूरदास ने लिखे तो मुक्तक ही, लेकिन उसके माध्यम से कृष्ण के जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को उन्होंने काव्य में जगह दी। उसी तरह से उसी का अनुकरण करते हुए भारतेंदु ने प्रबंध काव्य नहीं लिखा, उन्होंने मुक्त काव्य ही लिखे। और मुक्त काव्य में भी उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित काव्य ही लिखा। ऐसा काव्य नहीं लिखा जो जिसे हम कह सकें कि जिसमें बाल वर्णन भी हो, वात्सल्य का भी वर्णन हो, या और घटनाएं जो कृष्ण के जीवन में घटित हुई हो उन पर लिखा हो। ऐसा बहुत कम हुआ है। मुख्य रूप से उन्होंने ऐसा काव्य लिखा जो राधा और कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने वाला था, या कुछ दार्शनिक किस्म का काव्य जिसमें ईश्वर संबंधी जो अवधारणाएं उनकी थी, उन अवधारणाओं को प्रस्तुत करने वाला काव्य लिखा। या ऐसा काव्य लिखा उन्होंने जो विभिन्न धर्मों के बारे में थी, या उनके बीच में एक कहना चाहिए कि उनके बारे में उनका जो दृष्टिकोण था वो लिखा। तो इस बात को ध्यान रखें कि परंपरागत काव्य था, लेकिन उस परंपरागत काव्य पर आधुनिक युग के सोच का भी असर था। उन्होंने इसके अलावा जो काव्य लिखा, उस काव्य में बहुत सारे लोक छंदों का प्रयोग किया, लोक रागों का प्रयोग किया, जैसे ठुमरी, दादरा, मल्हार आदि का भी प्रयोग किया था। लावनी का प्रयोग उन्होंने किया। दोहे और व्यंग्य रचनाएं लिखी, जैसे
बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, ये उनकी बहुत सारी व्यंग्य रचनाएं हैं और उसके लिए बिल्कुल अलग तरह के प्रयोग किए। मुकरी, उन्होंने बहुत सारी मुकरी लिखी है और वे मुकरी की परंपरा जो थी वो बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन उन्होंने नए ज़माने की मुकरी के नाम से उन्हें लिखा और बिल्कुल नए ढंग की मुकरी उन्होंने लिखी। तो समस्या पूर्ति का जो चलन था वो भी उन्होंने लिखा। तो काव्य शिल्प की दृष्टि से भी भारतेंदु ने बहुत तरह के प्रयोग किए हैं। हम एक बदलते हुए युग को उनके काव्य में, उनके साहित्य में हम देखते हैं। जो काव्य उन्होंने लिखा वो उसका संबंध परंपरा से था, यानी भक्ति काल से भी था, रीति काल से भी था, लेकिन वो आधुनिक युग में लिख रहे थे। उन्होंने आधुनिक युग की शुरुआत की थी, इसलिए उनके लेखन में आधुनिक युग की धड़कनें भी थी। उस समय देश गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजी राज्य था, 1857 का संग्राम हो चुका था और सीधा भारत पर विक्टोरिया का शासन था, जो वहाँ की महारानी थी ब्रिटेन की। उन्हें उम्मीद थी, भारतेंदु और बहुत सारे भारतीयों को, कि इनके राज में बहुत कुछ अच्छा बदलाव होगा और उसी उम्मीद को व्यक्त करते थे वो अपनी राजभक्ति परक कविताओं के माध्यम से। लेकिन जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती थी, जब वो हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ में देखते थे, तो अपनी राष्ट्रीय भावना को भी वो व्यक्त करते थे। इसी संदर्भ में हमें पूरे इनके काव्य को, भारतेंदु के काव्य को, उसकी भाषा को, उसके शिल्प को और उसके महत्व को समझना चाहिए। भारतेंदु एक युगांतरकारी लेखक थे, एक युग प्रवर्तक लेखक थे और इसी रूप में आप इनका अध्ययन करें, आप इनके महत्व को समझें। इसी आशा के साथ मैं अपना यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।